everyone. Myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class of BSc Part 3rd Botany Paper First, today we are going to discuss about synecology. इसे हिंदी में हम सम पारिस्थितिक कहते हैं बच्चों। इससे पहले की क्लास में हमने इकोलॉजी की जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, जिसमें इकोलॉजी क्या है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बताया था, और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या टर्म्स दिए हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सिनेकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है सिनेकोलॉजी। इससे पहले की क्लास में हमने आपको ये भी बता दिया है कि इकोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। इकोलॉजी को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। एक हमने बताया था ऑर्टिकोलॉजी, जिसे हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। स्वपारिस्थितिकी के बारे में हम इससे पहले की क्लास में स्टडी कर चुके हैं बच्चों। आज की क्लास में हम इसके जो सेकंड ब्रांच है इकोलॉजी की उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसे हम सिनेकोलॉजी कहते हैं। सिनेकोलॉजी पहले तो होता क्या है कि सिनेकोलॉजी के अंतर्गत हम किसी एक क्षेत्र विशेष में उपस्थित पादप समूह या प्राणी समूह का उसके पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन की जो इकाई होती है उसे हम समष्टियों का ग्रुप कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि सिनेकोलॉजी जो होती है उसमें अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा लिव टुगेदर एज अ नेचुरल ग्रुप अफेक्टिंग ईच अदर्स लाइफ इन सेवरल वेज। दस मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एग्जिस्ट वेयर द यूनिट्स ऑफ स्टडी इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज कम्युनिटी। क्या कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ कम्युनिटी की फॉर्म में हम बात करते हैं। ऑर्टिकोलॉजी में हमने एक इंडिविजुअल या किसी जाति विशेष की बात की थी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम पादपों को भी इकट्ठा कर रहे हैं या प्राणी समूह की भी बात कर रहे हैं, और स्टडी क्या कर रहे हैं कि ये जो पादपों का समूह है या प्राणी का समूह है वो अपने चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ किस प्रकार से अपने जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन रखता है, किस प्रकार से ये पारस्परिक संबंधों को बनाए रखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिनेकोलॉजी में भी डील्स विद पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी, बायोम्स और एन इकोसिस्टम। मतलब सब पारिस्थिति के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ एक जो इकाई होती है समष्टियों का ग्रुप होता है, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, और समष्टियों के समूह की बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर हम जो होते हैं सिनेकोलॉजी को इन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं बच्चों कि हम जो सम पारिस्थितिकी होती है उसको चार स्टेजेस में हम स्टडी करते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो डिवीज़न होता है ये हमने किया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिनेकोलॉजी में डील्स विद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम एंड इकोसिस्टम, यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी जिसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी जिसे हम समूह या समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। थर्ड वन इज बायोम इकोलॉजी होता है जिसे हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। और जो इसका फोर्थ पार्ट होता है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बच्चों कि समष्टि पारिस्थितिकी में हम एक ही जाति के समूह या जैसे ग्रुप ऑफ अ सिंगल स्पीसीज को समष्टि कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉपुलेशन कहते किस हैं, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, एक ही जाति के जब हम समूह की बात करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम समष्टि के जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच होने वाली जो क्रियाएं होती है, इंटरैक्शंस होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। क्या कह रहे हैं हम, किसी एक जाति का उसी के चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण के साथ जो इंटरैक्शन होता है। आप देख सकते हैं बच्चों डायग्राम में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, यानी पॉपुलेशन है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही पॉपुलेशन दिखाई दे रही है, ए। और यही पॉपुलेशन आपस में और एनवायरनमेंट के साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रही है। दूसरी कोई भी पॉपुलेशन बी, सी, डी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक ही पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए। इसी का अध्ययन होता है, एक ही जाति का अध्ययन होता है, दूसरी कोई जाति इसमें इंक्लूड नहीं होती है। समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत समष्टि के जीवों और उनके पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। और यहाँ जो अध्ययन करने की इकाई होती है वो एक ही जाति के जीवों का समूह होता है, यानी पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। सेकेंड इज ग्रुप
और कम्युनिटी इकोलॉजी यानी कि समूह या समुदाय इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति में विभिन्न जातियां साथ साथ में रहती हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, और ये अनेक जातियां समष्टियां जो होती है इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि अलग अलग जातियां जब एक दूसरे के साथ रह रही हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है उन इन जातियों की, और ये जो जातियों का समूह होता है इसे हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं इसे हम। इन कॉन्ट्रास्ट विद पॉपुलेशन इकोलॉजी या द यूनिट्स ऑफ स्टडी आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स as well as animals, and the living biotic component of the community are studied mainly for the nature of interdependency between individuals of different species। क्या कह रहे हैं बच्चों कि मेनली हम यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट जिसे हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं यानी कि एनिमल्स की और प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, इनमें हम एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंसी होती है इंडिविजुअल की डिफरेंट स्पीसीज के साथ में, यानी कि आप डायग्राम में देखना है स्लाइड में कि ABCD हमने यहाँ पे 4 जातियां बता रखी है। इन चारों जातियों की एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरडिपेंडेंसी है इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम समुदाय पारिस्थिति या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। थर्ड वन इज बायोम पारिस्थितिकी या बायोम इकोलॉजी। प्रकृति में अनेक जीव समुदाय साथ साथ रहते हैं। एक क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीवों के समुदायों को हम बायोम कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में समान जलवायु यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो जलवायु है वो एक समान होती है। वहाँ पर रहने वाली अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं, जीवों का जो समुदाय यानी कि अलग अलग कम्युनिटी को हम बायोम कहते हैं। बायोम की डेफिनेशन है ये, इन नेचर वी जनरली फाइंड दैट देयर मे एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर देन वन कम्युनिटीज, some in their climax stages and other in different stages of succession, and these all communities grow under more or less similar climatic condition in an area. Thus in biomes as unit of study there are studied interaction between different communities of a particular area। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाली अलग अलग कम्युनिटीज आपस में जो इंटरेक्शन करती हैं, इनका जो कॉमन एरिया होता है उसे हम बायोम कहते हैं। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बच्चों आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। देखिए कम्युनिटी भी अलग अलग होती है, कोई कम्युनिटी अपनी क्लाइमैक्स स्टेज में होती है, कोई उसकी सक्सेशन की स्टेजेस होती हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है, मिडिल स्टेज होती है, क्लाइमैक्स स्टेज होती है, तो अलग अलग स्टेजेस में होती हैं। और इनका जो एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन है इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम बायोम इकोलॉजी कहते हैं। फोर्थ वन इज पारिस्थितिकी तंत्र। जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग शाखाओं के बारे में। और कौन कौन सी शाखाएं हो सकती है बच्चों, पहले इसमें हम किस किस चीज को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि यह पारिस्थितिकी नवीनतम शाखा होती है। सबसे पहली बात तो प्रकृति में न केवल जैविक घटक बल्कि अजैविक घटक भी आपस में एक दूसरे से क्रियारत रहते हैं। यानी कि इससे पहले की जो हम पारिस्थितिकी बता रहे थे उसमें हम अधिकतर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपोनेंट्स है, उनकी बात करें। यहाँ हम कह रहे हैं कि लिविंग के साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो भी एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में हम किसे इंक्लूड कर रहे हैं, जैविक घटक को, अजैविक घटक को, यानी बायोटिक फैक्टर्स को एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको। और जैविक घटक और अजैविक घटकों की जो संरचना होती है, कार्य प्रणाली होती है, वो निरंतर एक गतिशील संतुलन में रहती है। यानी क्या कह रहे हैं हम कि ये जो बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और इनका जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस एक मूवेबल फॉर्म में रहता है, एक संतुलन बना हुआ रहता है इनके बीच में। इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होती है वो मेंटेन रहती है। और इनमें किस चीज का चक्रण होता है, खनिज पदार्थों का, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका चक्रण होता है। और डेफिनेटली जब कभी भी हम न्यूट्रिएंट और पोषण की बात करते हैं तो वो फ्लो जो होता है वो एनर्जी का फ्लो होता है। यानी कि जो बायोटिक और अबायोटिक घटक होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए एक बड़े तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं या फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। और यहाँ अध्ययन की जो इकाई होती है वो पूरा के पूरा एक कंप्लीट सिस्टम होता है। अभी तक हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे थे, 2 कम्युनिटीज की बात कर रहे थे, बायोम की भी बात करते थे।
यहाँ हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत प्रत्येक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रियाएं करते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसको भी आगे हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बच्चों। उसका डेफिनेशन और उसके आगे की जो डिटेल स्टडी है वो हम आगे के जो इकोसिस्टम वाली आपकी यूनिट है उसमें इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अब अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की हम थोड़ी सी अप्लाइड जो ब्रांचेज होती हैं उनकी बात करें तो कौन कौन सी हो सकती है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी हो सकती है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। समुद्रीय लवणीय जल की पारिस्थितिकी हो सकती है, मैराइन इकोलॉजी। वेलांचली पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल जिसे आप कहते हैं। पादप भूगोल यानी कि प्लांट जियोग्राफी हो सकती है, एनिमल जियोग्राफी हो सकती है। जीन पारिस्थितिकी यानी जीन इकोसिस्टम हो सकता है। विकिरण पारिस्थितिकी यानी रेडिएशन इकोलॉजी हो सकती है। कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हो सकती है। प्रोडक्टिव इकोलॉजी हो सकती है। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड वाली हो सकती है। अंतरिक्ष की पारिस्थितिकी के बारे में हम बात कर सकते हैं। और पूरा पारिस्थितिकी यानी कि जो प्राचीन काल की जो भी खोज है वहाँ प्राचीन काल में किस प्रकार की जो इकोलॉजिकल सिस्टम पाया जाता था, ये सारी की सारी अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र या उसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। इसका मेन जो फंक्शन अगर हम बात करें कि जरूरत क्या है पारिस्थितिकी की, हम इतना अध्ययन कर रहे हैं, इसका आपकी कंप्लीट यूनिट हमने बना रखी है, कंप्लीट पेपर स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी इतनी ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेन इसके जो फंक्शन या इसके कार्य क्षेत्र होते हैं वो होते हैं कि पर्यावरण के संतुलन को यानी कि एटमॉस्फेरिक बैलेंस को जो बनाए रखने का काम होता है वो इकोसिस्टम या इकोलॉजी के द्वारा ही होता है। सजीव घटकों की अपने पर्यावरण पर निर्भरता के महत्व को समझना है, यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो अपने चारों तरफ की जो एटमॉस्फेयर है उस पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उनको समझने के लिए हमें इकोलॉजिकल स्टडीज करनी होती है। जीवन के स्थायित्व के लिए प्रकृति में जैविक और अजैविक घटकों में पारिस्थितिकी संतुलन आवश्यक है। यानी कि अगर हम लाइफ में एक स्टेबिलिटी की बात करें, अगर लाइफ फॉर्म्स को बनाए रखने की बात करें, तो उसके लिए नेचर में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में पारिस्थितिक संतुलन बहुत ही आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि ये जो पारिस्थितिकी संतुलन हम इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उसके लिए हमें एक साइंटिफिक जो व्यू होता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है, सिनारियो होता है, वो विकसित करने के लिए पारिस्थितिकी कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए डेफिनेटली हमें पता है पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पर्यावरण प्रदूषण की प्रॉब्लम्स के बारे में भी अभी हम जानते हैं, तो उसके निराकरण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये भी पारिस्थितिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिस इज ऑल अबाउट इन इकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।